हेलो दोस्तों, क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका वेलकम है। हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के द्वारा जो उत्तराखंड से संबंधित पोर्शन अपने विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है उसकी एक प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हमने मुख्य रूप से उत्तराखंड के भूगोल के सेगमेंट को कंप्लीट किया है और उसके बाद हम जो उत्तराखंड की हिस्ट्री का पोर्शन है उसको हम अब कंप्लीट कर रहे हैं। और उसमें भी हमने कुड़िंद जो कि पहली प्रशासनिक एक तरह से राजनीतिक इकाई के रूप में उत्तराखंड में दिखाई देते हैं, वहाँ से लेकर हमने गोरखों के शासन और ब्रिटिश शासन की तरफ हमने अपना जो पूरा एक सेगमेंट था वो कंप्लीट किया है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने उत्तराखंड की भू व्यवस्था जो थी, भूमि बंदोबस्त जो हुए थे, चाहे वो टिहरी रियासत में हुआ हो या उसके अलावा कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत विभिन्न तरह के भूमि बंदोबस्त हुए थे, उसको हमने देखा था। इसके अलावा हमने जो इसके प्रशासनिक पुनर्गठन का इतिहास है उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 से पहले का पूरा, वो भी हमने देखा है। तो उन सब चीज़ों को आप लास्ट वीडियो लेक्चर्स में और उससे पहले के जितने भी प्रीवियस वीडियो लेक्चर हैं उनमें आप कवर कर सकते हैं। तो आज जो हमारा सेगमेंट शुरू होगा वो इसी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किस तरीके से एक स्वाधीनता संघर्ष में उत्तराखंड में जो विभिन्न तरह की गतिविधियां हुई थी उनको हम देखेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा इसमें वो है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है जिसमें हमें मुख्य रूप से क्योंकि हमने ब्रिटिश शासन जिस तरीके से ना केवल भारत में, भारत के दूसरे हिस्सों में, बल्कि जो हमारा ये कुमाऊं और गढ़वाल का जो पोर्शन था वहाँ पर भी स्थापित हुआ था। और शुरू में जितने भी उनके कमिश्नर हमने देखे थे, कुमाऊं में 6 जो कमिश्नर थे, उन्होंने कुल मिलाकर बहुत अच्छे प्रशासनिक नवाचार का प्रयोग इस कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत किया था। कई अच्छे रचनात्मक काम कराए थे और उसकी वजह से वो एक तरह से ब्रिटिश शासन का पॉजिटिव इम्पैक्ट के रूप में हमें दिखाई देता था। तो ये जो हम देखेंगे कि आखिर जो स्वाधीनता आंदोलन था उसमें उत्तराखंड की क्या भूमिका थी। तो सबसे पहले हम इसमें ये समझते हैं कि जब अंग्रेज़ों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में, क्योंकि ये भारत के इतिहास वाले सेगमेंट के अंतर्गत बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है, यहाँ हम उत्तराखंड से संबंधित जो स्वाधीनता आंदोलन में तमाम तरह की गतिविधियाँ की गई थी उसको देख रहे हैं। तो हम उतने पूरे डिटेल से उसको हम ये नहीं समझेंगे, लेकिन हमें इतना ज़रूर समझना होगा कि जब भारत में धीरे धीरे पलासी के युद्ध के बाद और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों की शक्ति बहुत अच्छे तरीके से स्थापित हुई थी, बंगाल प्रेसिडेंसी का जो हिस्सा था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया था। तो शुरू में तो वो राजनीतिक तौर पर, शुरू में अंग्रेज़ों के द्वारा राजनीतिक तौर पर अपनी शक्ति स्थापित की गई। तो यहाँ हम बैकग्राउंड के तौर पर, इस टॉपिक के बैकग्राउंड के तौर पर देख रहे हैं और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बैकग्राउंड के तौर पर हम देखेंगे कि प्लासी तथा बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रतिष्ठा, राजनैतिक और सैन्य
क्षेत्र में स्थापित कर दी। तो ये पहली चीज हमने यहाँ पर समझी कि जब पलासी 1757 का युद्ध हुआ और बक्सर का युद्ध हुआ तो बंगाल के नवाब उसमें पराजित हो गए थे। ये भारत के भूगोल के अंतर्गत हम भारत के इतिहास के अंतर्गत हम देखेंगे जब आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तब। लेकिन यहाँ हम इतना समझ लें कि जब ये पोर्शन हमारा बंगाल का अंग्रेज़ों के पास चला गया तो अंग्रेज़ों के पास बहुत बड़ा रिवेन्यू कलेक्शन, राजस्व जो था अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। तो अब उन्होंने क्या करा, इस राजस्व का प्रयोग ब्रिटेन के हितों के अनुरूप किया, ब्रिटेन के हितों में किया। तो वैसे तो बहुत डिटेल से ये सारी चीज़ें हम बाद में भारत के इतिहास वाले सेगमेंट में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमें ये देखना है कि अंग्रेज जो थे वो भारत में व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे। उनका उद्देश्य आकर व्यापार करना था, मुनाफा कमाना था। लेकिन जब उन्होंने भारत में अलग अलग हिस्सों में जो अलग अलग राजा और रियासतें होती थी उनके टकराव को देखा तो उनको लगा कि ये अच्छा मौका है कि यहाँ पर हम एक राजनैतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो जाएं, राजनैतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो जाएं। तो उन्होंने एक व्यापारिक कंपनी के स्थान पर, व्यापारिक कंपनी के स्थान पर वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुए। उन्होंने यहाँ के रिवेन्यू, यहाँ के जो टैक्स था उस पर नियंत्रण स्थापित किया और उसको ब्रिटेन के हितों में लगाने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी और यहाँ के लोगों को, भारतीय लोगों का फिर उन्होंने शोषण शुरू किया। उन्होंने यहाँ के लोगों के धार्मिक मामलों में, सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया। तो इस तरीके से, ये बहुत छोटे में मैंने बताया इस टॉपिक को समझने के लिए कि ना केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे भारत में क्या हुआ था, कि इसको हम दोबारा यहाँ समझ लेते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो एक व्यापारिक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत से व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति स्थापित करी और उसके बाद उनको पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र के और ख़ासतौर से अधिकांश भारतीय क्षेत्र के रिवेन्यू का अधिकार मिल गया, रिवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिल गया। अब यहाँ से जो कच्चा माल था वो विदेशों में भेजा जाता था, इंग्लैंड भेजा जाता था और वहाँ से वही कच्चा माल मैन्युफैक्चर होकर, उसकी एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग होकर बहुत अधिक दाम में यहाँ पर लाया जाता था। तो इससे यहाँ के जो उद्योग थे, बाकी सब चीज़ें थी वो ख़त्म होने की कगार तक पहुँच गई थी। तो इसकी वजह से लोगों के भीतर एक चेतना जागृत हुई, एक चेतना जागृत हुई कि हमें इन अंग्रेज़ों के शोषण से मुक्त होना है और फिर उन्होंने अपना स्वाधीनता आंदोलन शुरू किया। तो ये पूरे भारत से संबंधित हम थोड़ा बहुत समझ रहे हैं कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो स्वाधीनता आंदोलन हुआ था उसके पीछे का एक थोड़ा सा यही लिंक है कि उन्होंने, अंग्रेज़ों ने जो भी नीतियां बनाई, जो भी शासन किया वो अपने हित के अनुरूप किया, वो भारतीय लोगों के हित में नहीं किया। उन्होंने अगर ट्रेन भी चलाई तो वो इस उद्देश्य से चलाई कि सुदूर किसी गांव में जो कच्चा माल था उसका वो आसानी से बंदरगाहों तक ले जाएं और वहाँ से वो उसको एक्सपोर्ट कर सकें इंग्लैंड में, जहाँ पर उस रॉ मटेरियल का उपयोग बेहतर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनाने के लिए किया जा सके। तो ये तमाम चीज़ें हम समझ सकते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन की बुनियाद कैसे निर्मित हो रही है। तो जब हम अभी भारत की कर रहे थे, अब उसी में उत्तराखंड में भी यही सब चीज़ें कही जा सकती हैं कि यहाँ पर भी स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रयास शुरू हुए। लेकिन थोड़ी उत्तराखंड के बारे में जब हम स्वाधीनता आंदोलन को देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं। वो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं
कि जब हम उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन की बात करते हैं, दरअसल उत्तराखंड में प्रारंभ में जो ब्रिटिशर्स का शासन था उसको एक मुक्ति प्रदान करने वाला शासन के रूप में देखा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गोरखे थे वो उनका जो अत्याचारपूर्ण शासन था वो जब 1815 में समाप्त होता है तो यहाँ के लोगों को ये समझ में आता है कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये उनके मुक्तिदाता हैं गोरखों के अत्याचारपूर्ण शासन को समाप्त करने में। तो ये हम समझेंगे कि ब्रिटिश शासन को प्रारंभ में उत्तराखंड वासी या कुमाऊं गढ़वाल के जो लोग थे वो वासी गोरखों के अत्याचारपूर्ण शासन की तुलना में कम कठोर मानते थे। तो यहाँ की स्थिति जो थी कुमाऊं गढ़वाल की ब्रिटिश शासन को लेकर वो थोड़ी अलग थी। वो हमने कुमाऊं कमिश्नर्स के जो सेगमेंट को तैयार किया था उसमें भी हमने देखा था। तो अभी जो गोरखों का शासन हुआ करता था वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अत्याचारपूर्ण था। 1815 में जो युद्ध हुआ उसके बाद ब्रिटिशर्स यहाँ आ गए, लेकिन वो ब्रिटिशर्स का जो शासन था वो बहुत ज़्यादा क्रूर नहीं था इनकी तुलना में। तो इस वजह से लोगों में थोड़ा इनके प्रति अच्छी भावना शुरू से ही रही थी। किसके प्रति? ब्रिटिशर्स के प्रति अच्छी भावना स्थापित थी। दूसरी तरफ उत्तराखंड में जो टिहरी रियासत के राजा थे, टिहरी रियासत के राजा जो हुआ करते थे उनका बेहतर संबंध था, अच्छा संबंध था ब्रिटिश गवर्नर के साथ। तो एक ये दूसरा कारण है कि उत्तराखंड में जो स्वाधीनता आंदोलन शुरू में था वो उतनी उग्रता से नहीं प्रस्फुटित हुआ। तो ये एक दूसरा कारण था। और तीसरा जो हम समझ सकते हैं, तीसरा कारण ये था कि जो कुमाऊं कमिश्नर्स रहे थे, कुमाऊं कमिश्नर्स रहे थे खास तौर से हेनरी रैमजे जैसे, विलियम ट्रेल जैसे, ये इन्होंने बहुत सारे रचनात्मक कार्य करवाए थे और कुमाऊं और गढ़वाल की जनता में इन कमिश्नर्स के लिए एक बेहतर, एक अच्छी भावना विकसित हो गई थी। तो यहाँ पर हमने जो 3 पॉइंट्स देखे, इसके अलावा ये भी हम कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड के लोग थे उनमें एक राजनीतिक सामाजिक पिछड़ापन था। उन्हें ये पता ही नहीं था कि मैदानी हिस्सों में किस तरह की राजनीतिक गतिविधियां उस समय संचालित हो रही हैं। तो जो उत्तराखंड का स्वाधीनता आंदोलन में जो भूमिका थी उसको अगर हमें देखना है तो हमें ये समझना होगा कि मैदानी भागों की तुलना में उत्तराखंड में अलग परिस्थितियां थीं। ये अलग परिस्थितियां क्या थीं कि ये सबसे महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं जो हमें समझने हैं कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स के आने से पहले किसका शासन हुआ करता था? गोरखों का। तो गोरखों का अत्याचारपूर्ण शासन से मुक्ति दिलाने वालों के रूप में ब्रिटिशर्स को शुरू में देखा गया था। दूसरी चीज़, जो टिहरी रियासत थी उसके जो उस समय राजा हुआ करते थे सुदर्शन शाह, तो सुदर्शन शाह का ब्रिटिशर्स के साथ अच्छे संबंध थे। कुमाऊं कमिश्नर्स ने भी शुरू में विलियम ट्रेल और हेनरी रैमजे जैसे लोगों ने काफ़ी अच्छे काम किए, तो उसकी वजह से कुमाऊं और गढ़वाल की जो जनता थी उनके
भीतर ब्रिटिशर्स को लेकर एक भावना वहाँ पर विकसित हुई थी। इसके अलावा उत्तराखंड के जो लोग थे वो जो मैदानी हिस्से थे उनसे बहुत कटे हुए थे, तो उनका जो एक पिछड़ापन था वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये ही वो बिंदु हैं जो ये बताते हैं कि उत्तराखंड में जो स्वाधीनता आंदोलन था उसका जो रूप था वो शुरू में थोड़ा अलग था। इतना ज़्यादा वहाँ पर उग्र क्रांतिकारी घटनाएं नहीं हुई जैसा कि हमें दूसरे हिस्सों में दिखती हैं। तो जब हम बात करते हैं कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, तो उसकी बुनियाद बहुत बाद में हम कह सकते हैं, ख़ासतौर से जब 1871 में अल्मोड़ा अखबार की स्थापना होती है या आगे चलकर 20वीं सदी में कई सारे संगठन बनते हैं, तो जो उस समय गतिविधियां हुई थी वैसी गतिविधियां शुरू में नहीं होती हैं। उसका कारण यही है और ये इसलिए बताया गया है क्योंकि अब हम जो पहला बिंदु देखेंगे स्वाधीनता आंदोलन का, जिसमें उत्तराखंड की भूमिका को हम का मूल्यांकन करेंगे, तो वो होगा 1857 की क्रांति। तो वहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या घटनाक्रम होता है, लेकिन उसको समझने के लिए उत्तराखंड के संदर्भ में हमें ये पॉइंट ध्यान रखने होंगे। तो अब हम सीधे अपने उस टॉपिक पर चलते हैं कि जब हम उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन की बात करते हैं तो वो जो स्वाधीनता आंदोलन था, उस स्वाधीनता आंदोलन के अंतर्गत सबसे पहला जो घटनाक्रम था, तो ये जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उत्तराखंड का स्वाधीनता आंदोलन में भूमिका, तो उसमें मैं इतना बता दूं कि एक तरफ तो राष्ट्रीय स्तर पर कुछ घटनाक्रम होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कि 1857 की क्रांति हो गया, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, स्वदेशी मूवमेंट हो गया, इसके अलावा गांधी का आगमन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, और इसके अलावा हम देखेंगे कि कुल मिलाकर यहाँ पर हमें ये देखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन को देखेंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो भारत की आज़ादी थी उस समय क्या स्थितियाँ थी। तो इसी को समानांतर करते हुए हमें उत्तराखंड में 1857 में क्या हुआ, जब कांग्रेस हुई तो कांग्रेस की इकाइयां यहाँ कैसे निर्मित हुई, स्वदेशी बंगाल विभाजन का उत्तराखंड में क्या प्रभाव पड़ा, गांधी जी कब उत्तराखंड में आए थे ये हमें देखना होगा, असहयोग आंदोलन, यहाँ पर होम रूल आंदोलन भी होगा। फिर इसके बाद पूरा 1930-1940 के दशक में भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, यही हमें पढ़ना पड़ेंगे। तो ये इसी तरीके से हम क्रमवार तरीके से सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो पहला जो हमारा स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका के अंतर्गत पहला जो हमारा सब टॉपिक होगा वो होगा 1857 की क्रांति। तो अब हम सीधे उसी पर चलते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है स्वाधीनता संग्राम व उत्तराखंड। तो वैसे हम ये भारत के इतिहास में जब 1857 की क्रांति को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि बैरकपुर छावनी के एक जो सेनानी थे मंगल पांडे, उनको 1857 के विद्रोह के जनक के रूप में हम देख सकते हैं। उनको फांसी दे दी जाती है। बाद में मेरठ छावनी के जो जवान थे वो कूच कर देते हैं दिल्ली पर, लाल किले पर उनका नियंत्रण हो जाता है और वो उस समय के मुग़ल बादशाह जो रहते हैं बहादुर शाह जफ़र, उनको अपना नेता मान लेते हैं। अंग्रेज़ों की हुकूमत वहाँ से हट जाती है, लेकिन फिर बाद में अंग्रेज़ इस क्रांति को दबाते हैं।
तो इस क्रांति का जो तात्कालिक कारण कहा जाता था वो था जो चर्बी लगे कारतूस थे उनका प्रयोग किया जाना। तो वो सब अलग वाले पोर्शन में जब हम भारत का इतिहास देखेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो अभी हमने इससे पहले वाले सेगमेंट में देखा कि पहली चीज़ तो यही कि उत्तराखंड में 1857 की क्रांति ज़्यादा उग्र नहीं थी। तो ये एक हमारा ऐसा पॉइंट है जो हमें ये बताता है कि 1857 की जो क्रांति थी वो उत्तराखंड में उग्र नहीं थी। इसके पीछे के कारण क्या हैं? तो इसके पीछे के कारण सबसे पहला यहाँ पर हम देख सकते हैं क्यों ऐसा था। तो उसके कुछ पॉइंट्स हमने पहले क्लियर करे हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पर समराइज कर देता हूँ कि पहली चीज़ तो ये थी कि गोरखों का अत्याचार पूर्ण शासन से मुक्ति, गोरखों के अत्याचार पूर्ण शासन से मुक्ति। तो एक तो गोरखों के अत्याचार पूर्ण शासन से मुक्ति मिली थी। दूसरा, जो टिहरी रियासत सुदर्शन शाह का एक समर्थन था अंग्रेजों को, और इसी वजह से हमने देखा था कि अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह को 1857 की क्रांति में योगदान देने के लिए बिजनौर की जो रियासत थी, वो जो बिजनौर की एक तरीके से जागीरदारी थी वो प्रदान करने की कोशिश की। अच्छा, सुदर्शन शाह ने भी अंग्रेजों की मदद क्यों की? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर वो अंग्रेजों की मदद करेंगे तो अंग्रेज खुश हो जाएंगे और बदले में उनका जो पुराना इलाका श्रीनगर का इलाका था वो उनको प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ नहीं, उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई। अगली चीज़ हम ये देखेंगे कि उत्तराखंड में उस समय जो कुमाऊं कमिश्नरी थी, वहाँ पर जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो हेनरी रैमजे थे, और हेनरी रैमजे ने कई रचनात्मक काम किए थे, और इसकी वजह से जो कुमाऊं की जनता थी उनको बड़ा आदर और सम्मान के साथ देखती थी, और इनको राम जी कहा जाता था, और उसी के नाम पर रामनगर जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है वो पड़ा था। तो ये हमने हेनरी रैमजे के बारे में देखा। और चौथी जो चीज़ थी वो थी जो भी हमने लास्ट में देखी थी कि एक तरह का सोशल और एजुकेशनल, और इसको ज़्यादा हम अच्छे शब्दों में पॉलिटिकल, एक बैकवर्डनेस देखी जाती थी उत्तराखंड के लोगों में उस समय। तो किसी तरह का कोई चेतना का विकास यहाँ नहीं हुआ था। तो व्यापक स्तर पर तो यही हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति से जब हम देखेंगे कि स्वाधीनता संग्राम में उत्तराखंड ने क्या भूमिका निभाई, तो हमें यही पॉइंट दिखेगा। लेकिन ये बात पूरी तरीके से पूरी की पूरी जो पिक्चर है उसको क्लियर नहीं करती है। अगर हम ये देखें कि इस समय भी कुछ घटनाक्रम उत्तराखंड में हुए थे जो ये बताते हैं कि ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसी तरह का कोई एक जो वास्तविकता थी वो लोगों को नहीं पता थी। दरअसल इस समय दो महत्वपूर्ण, या हम इसको कह सकते हैं 3 महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई थी। 3 महत्वपूर्ण गतिविधियां। तीन महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई। जो पहली गतिविधि थी वो क्या थी? वो थी उस समय क्या हुआ था कि जो नैनीताल का पोर्शन था वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के पास था। कुमाऊं कमिश्नरी का पूरा वो एक तरीके से महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था, वो उसका एक तरह से हेडक्वार्टर हुआ करता था। तो इसी कुमाऊं कमिश्नरी के दक्षिण वाले हिस्से में रुहेलखंड हुआ करता था, और उस रुहेलखंड के
जो शासक थे रूहेला शासक, कौन थे वो? खान बहादुर खां। खान बहादुर खान, इनका एक सैनिक था, एक सेनापति था, काले खां। इसको मैंने पहले भी बताया है, काले खां। तो काले खां के नेतृत्व में, काले खां के नेतृत्व में एक जो पूरा अभियान था वो कुमाऊं के क्षेत्र में भेजा गया और इसने कुमाऊं के क्षेत्र में भेजा गया और इसने 17 सितंबर 1857 को नैनीताल के हल्द्वानी शहर पर क्या कर लिया? नियंत्रण कर लिया। तो ये गतिविधि हुई थी, भले ये गतिविधि बहुत व्यापक नहीं थी, क्योंकि ये जो नियंत्रण था हल्द्वानी पर वो महज एक दिन के लिए ही हुआ था। 18 सितंबर को 1857 को पुनः हल्द्वानी पर ब्रिटिश का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण गतिविधि थी वो यही थी कि रूहेला सरदार खान बहादुर खां के एक सेनापति काले खां ने एक अभियान किया और अंग्रेज़ों को पराजित करते हुए नैनीताल कमिश्नरी के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हल्द्वानी वाले पोर्शन पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और बाद में फिर उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ा। लेकिन ये जो नाम हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी जो 1857 के समय की महत्वपूर्ण घटना है जो हमें समझनी है वो है, एक नाम आएगा कालू मेहरा का। तो ये जो हैं इनको उत्तराखंड का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी कहा जाता है। तो इनके बारे में हम समझ सकते हैं कि ये उत्तराखंड के प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी इनको कहा जाता है। तो ये हम समझते हैं कि कालू मेहरा का नाम जो है वो 1857 की क्रांति से जुड़ता है। इनको पहला स्वाधीनता संग्राम सेनानी के नाम से जाना जाता है। इनका जो ग्राम था, इनका जो गांव था वो उसका नाम था बिसुड़ ग्राम। और इनके जो संबंध हुआ करते थे उस समय, जो संबंध थे वो रूहेला नवाब से भी थे, मतलब खान बहादुर खां के साथ भी थे और टिहरी के राजा के साथ भी, यानी कि सुदर्शन शाह के साथ भी इस कालू मेहरा के संबंध हुआ करते थे। तो अच्छा इनका एक लिंक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो कालू मेहरा थे, इन्होंने, हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या किया था, इनके द्वारा एक क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किया गया था। क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किया गया था जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्रांतिवीर। तो क्रांतिवीर नामक क्रांतिकारी संगठन का निर्माण कालू मेहरा के द्वारा 1857 की क्रांति के अंतर्गत किया गया था। तो ये एक ज़रूरी इनके बारे में हमारे पास फैक्ट है कि 1857 की क्रांति में कालू मेहरा ने जिस संगठन का निर्माण किया उसका नाम हमें जो देखने को मिलता है वो क्रांतिवीर है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इन्होंने 1857 की क्रांति में जो लोहा घाट में ब्रिटिश छावनी थी
वहाँ पर इनके द्वारा हमला किया गया था। इसमें इनके कुछ साथी भी थे जिनका नाम पूछा जा सकता है कि 1857 में कालू मेहरा के साथ इनके कौन से साथी थे, तो वो नाम है आनंद सिंह फरतेयाल और दूसरा बिशन सिंह। तो ये है कालू मेहरा से संबंधित कई तरह के फैक्ट, और जिसमें हमने पहला ये समझा कि कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी कहा जाता है। इनका जन्म जो हुआ था वो बिसुड़ ग्राम में हुआ था, जो कि चंपावत में पड़ता है। इनका जो संबंध था वो उस समय के रूहेला नवाब के साथ भी था और दूसरा टिहरी के राजा के साथ भी था। इनके समय पर एक क्रांतिकारी संगठन क्रांतिवीर का निर्माण किया गया था और इनके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान कई ब्रिटिश छावनियों पर, हेडक्वार्टर्स पर हमले किए गए, जिसमें इनकी साथ देने के लिए इनके दो साथी आनंद सिंह फरतेयाल और बिशन सिंह थे। इनको फांसी दे दी गई, इन दोनों को फांसी दे दी गई, बिशन सिंह को भी फांसी दे दी गई। और जो कालू मेहरा थे इनको ऐसा माना जाता है कि कैद कर लिया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि इनको भी फांसी दे दी गई थी। तो 1857 की क्रांति से संबंधित उत्तराखंड में जो दूसरा घटनाक्रम था वो कालू मेहरा के नेतृत्व में हुआ, और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पर कवर करे हैं। इसके अलावा, क्योंकि पहला हमने देखा है कि किस तरीके से काले खां के नेतृत्व में एक अभियान भेजा गया था नैनीताल कमिश्नरी के ऊपर अपना नियंत्रण करने के लिए, कुमाऊं कमिश्नरी के ऊपर, वो तो हमने देख ही लिया। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम यहाँ पर देखने को मिलेगा वो है हमारा कि उस समय जो मराठा हुआ करते थे, मराठों में एक नाना साहब थे। तो नाना साहब भी, क्योंकि उनकी जो सत्ता थी वो अंग्रेज़ों ने छीन ली थी, 1818 आते आते मराठों को अपना जो इलाका था वो छोड़ना पड़ा था, उस पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया था। नाना साहब जो थे वो बिठूर की तरफ निकल लिए थे और वो भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। तो ऐसा कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय जो नाम था जो मैंने बताया नाना साहब, ये उत्तराखंड इनका आना हुआ था, उत्तराखंड प्रवास हुआ था, और इसकी वजह से जो था यहाँ के लोगों के बीच में एक इनके समर्थन में भावना थी। कुछ लोग कहते हैं ये उत्तरकाशी गए थे, उत्तरकाशी, और वो भी साधु वेश में। तो थोड़ा सा ये जानकारी यहाँ पर लेना ज़रूरी था। तो इस तरीके से हमने उत्तराखंड के स्वाधीनता या भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में उत्तराखंड के लोगों ने क्या भूमिका निभाई, उसका जो सबसे पहली जो टॉपिक्स के अंतर्गत जो हम देख रहे हैं वो है 1857 की क्रांति। और उसमें हमने ये पाया कि उत्तराखंड के लोगों में शुरू में जो था वो अंग्रेज़ों के समर्थन की भावना थी। यहाँ पर बहुत बड़ी क्रांति तो नहीं हुई, लेकिन ये तीन घटनाक्रम, काले खां के नेतृत्व में जो अभियान आया वो कालू मेहरा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण चीज़ें, और नाना साहब का उत्तरकाशी आना, यही तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्रांति अपने उस तरह से प्रचंड रूप में नहीं दिखती है। ये इस बात से भी प्रमाणित होता है कि जो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय हुआ करता था, वहाँ जो कुमाऊं कमिश्नर था हेनरी रैमजे, उसने खुद रुहेलखंड के जो मैदानी जिलों के कमिश्नर्स थे, दूसरे ब्रिटिश अधिकारी थे, उनको अपने यहाँ शरण दे रखी थी। तो
वो वहाँ पर बड़े आसानी से रह रहे थे और बिना किसी बहुत बड़ी कोई हिंसा उस समय 1857 की क्रांति के दौरान उत्तराखंड में नहीं देखने को मिलती है। तो इस पॉइंट के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब 1857 की क्रांति के बाद जो महत्वपूर्ण हमारा पॉइंट आएगा वो होगा कि अब किस तरीके से ये जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा है वो हमारा आगे बढ़ा है। तो अब हम उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हमने जो है अलग अलग लेयर्स देख ली हैं। कुमाऊं कमिश्नर्स का शासन देखा है, उसके बाद अब हम ब्रिटिश शासन के दौरान जो एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ उसके विरुद्ध, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, तो उसमें उत्तराखंड से क्या गतिविधियां देखने को मिली, क्या भूमिका रही। तो उसी क्रम में हमने 1857 की क्रांति तो पढ़ लिया। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं और वो पॉइंट ये है कि यहाँ ये समझना है कि आगे हम जो ये सब पढ़ेंगे वो यही होगा कि 1857 के पश्चात काफ़ी लंबे समय तक कोई महत्वपूर्ण उथल पुथल नहीं हुई और इसी बीच चूँकि कुमाऊं और गढ़वाल की जो जलवायु थी वो अंग्रेज़ों को सूट करती थी, वो उनके स्कॉटलैंड और दूसरे जो क्षेत्र थे, जो भूमध्य सागरीय देशों की जो जलवायु होती है वैसी या ब्रिटिश तुल्य जलवायु, जिसको मैं पर्टिकुलर नाम दूं तो ब्रिटिश तुल्य जलवायु के समान उनको यहाँ पर जलवायु दिखी। तो इसी बीच इन्होंने किसने, ब्रिटिशर्स ने अपनी ग्रीष्मकालीन, क्योंकि भारत में गर्मियाँ में टेम्परेचर बहुत ऊपर चला जाता था, तो ग्रीष्मकालीन आराम गृह के रूप में उन्होंने बहुत जगह बहुत पहाड़ों को बसाया, जिसमें कि आप हिमाचल प्रदेश में भी डलहौजी का रीजन जो है वो देखा जा सकता है, शिमला देखा जा सकता है। उत्तराखंड के हिस्से में 3 जो क्षेत्र हो जाएंगे, अल्मोड़ा, दूसरा हो जाएगा नैनीताल और तीसरा रानीखेत। ये जैसे शहर उस समय तक बसाए जा चुके थे अच्छे तरीके से। यहाँ पर इन्होंने, अंग्रेज़ों ने अपना एक तरह से रेस्ट हाउस निर्मित कर रखा था। लेकिन अब 1850 के बाद जो 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद जो पूरा 60 का दशक था वो बहुत आराम से गुजरा। 1870 के दशक में फिर से एक राजनीतिक स्तर पर कुछ परिवर्तन, कुछ सुगबुगाहट जो थी वो दिखने लगी थी। तो उसी क्रम में हम ये देखेंगे कि कुल मिलाकर उत्तराखंड के पोर्शन पर ये सारे मैं फैक्ट लिखवा रहा हूँ, इसको इसी तरह से हमें लिखना होगा कि अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि मुख्य रूप से ये जो हमारा पॉइंट सी होगा, इसमें हम ये समझेंगे कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है उत्तराखंड में, और वो जो टाइम होता है वो होता है 1870 का, और ये स्थापना होती है अल्मोड़ा में। तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब होती है? 1870 में होती है, और ये अल्मोड़ा में होती है।
इसी डिबेटिंग क्लब ने में जो लोग थे उन्होंने 1871 में एक प्रेस एक तरीके से उन्होंने एक अखबार प्रकाशित करा। तो डिबेटिंग क्लब के, या हम ये लिख सकते हैं कि 1871 में संयुक्त प्रांत का पहला हिंदी अखबार 1871 में, इसका नाम याद हो, अल्मोड़ा कांग्रेस के नाम से प्रकाशित किया गया। तो ये संयुक्त प्रांत का पहला हिंदी अखबार 1871 में अल्मोड़ा अखबार के नाम से प्रकाशित किया गया था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास फैक्ट है कि 1871 दूसरा अखबार का नाम अल्मोड़ा अखबार। और शुरू में इस अखबार में मुख्य रूप से जो स्थानीय स्तर पर जो सामाजिक समस्याएं थीं वही लिखी जाती थीं। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि ये जो अखबार था इसमें प्रारंभ में स्थानीय स्तर से संबंधित सामाजिक समस्याएं सामने रखी जाती थी। तो अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि उत्तराखंड के भीतर भी राजनीतिक चेतना का स्तर अब यहाँ से जागृत होना शुरू करेगा और उसमें इस अल्मोड़ा अखबार की बहुत अधिक भूमिका होगी। अब इसके संपादकों की एक श्रृंखला है, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। वैसे तो जो उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास है वो भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको हम सेपरेट तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम स्वाधीनता आंदोलनों में उत्तराखंड की भूमिका के अंतर्गत केवल वो महत्वपूर्ण वर्ष देख रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां हुई जिसने आगे के समय में होने वाले आंदोलनों को प्रभावित किया। तो उसी क्रम में हम अल्मोड़ा अखबार को देख रहे हैं। इसके संपादक जो थे वो कई सारे हुए थे। सबसे पहले हमें जो यहाँ पर संपादक देखने को मिलते हैं अल्मोड़ा अखबार के, वो देखने को मिलते हैं बुद्धि वल्लभ पंत। बुद्धि वल्लभ पंत थे इसके पहले एक तरह से संपादक देखे जाएंगे 1871 में। यही वो शख्स थे जिन्होंने उत्तराखंड में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा आयोजित कराई थी। तो संभवतः ये उत्तराखंड में राजनीतिक उद्देश्य से आयोजित कराई गई पहली सभा थी जिसमें इल्बर्ट बिल का समर्थन किया गया था। इल्बर्ट बिल जो था वो एक जो हमारे पास लॉर्ड रिपन का टाइम आता है, जो गवर्नर जनरल होते हैं, उनके समय पर एक ऐसा बिल लाया गया जिसमें ये आदेश दिया गया कि अब भारतीय न्यायाधीश भी विदेशी लोगों के मामलों को सुनने की शक्ति रखेंगे। इसका बड़ा विरोध हुआ ब्रिटिशर्स के द्वारा और भारतीयों के हिसाब से तो ये सही था क्योंकि उनको अंग्रेजों के समतुल्य स्थापित किया जा रहा था, खासतौर से न्यायिक क्षेत्र में। लेकिन उसका विरोध अंग्रेजों ने करा और वो बिल वापस भी लेना पड़ा। लेकिन उस बिल के समर्थन में पूरे देश में आवाज़ उठाई गई और उत्तराखंड के पोर्शन में इसका समर्थन करने के लिए जो सभा आयोजित कराई गई उसमें बुद्धि वल्लभ पंत थे और यही पहले अल्मोड़ा अखबार में संपादक थे। बुद्धि वल्लभ पंत पहले संपादक थे अल्मोड़ा अखबार में। इसके अलावा इसमें कई सारे नाम देखने को मिलते हैं 1913 तक, जिसमें कि लीलानंद
जोशी, सदानंद सनवाल और विष्णुदत्त जोशी। ये सारे जो नाम हैं वो 1871 से 1913 तक के ये नाम हैं। तो अल्मोड़ा अखबार जिसने कि उत्तराखंड में राजनीतिक चेतना जागृत करने का एक आधारशिला रखी थी, जिसमें शुरू में प्रारंभ में स्थानीय स्तर पर जो संबंधित सामाजिक समस्याएं थीं उनका एक तरीके से उनके बारे में लिखा जाता था। उसमें 1871 से लेकर 1913 तक कई संपादक रहे, बुद्धि वल्लभ पंत और लीलानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी, इस तरह के लोग रहे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज तब होती है जब 1913 के बाद इसका जो संपादकत्व था, वो इसके जो संपादक थे वो कौन बनते हैं? वो बनते हैं बद्री दत्त पांडे, बीडी पांडे, जिनको कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है। ये हमें याद रखना पड़ेगा, कुमाऊं केसरी कहा जाता है। और इन्होंने 1918 तक इसका संपादन करा और उसके बाद जब इस अखबार पर बैन लगा दिया गया तो ये शक्ति नाम के अखबार का संचालन करने लगे। तो खैर इसको और भी हम देखेंगे जब हम पत्रकारिता का इतिहास देखेंगे। लेकिन 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होने के बाद अगले वर्ष 1871 का जो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम था वो था अल्मोड़ा अखबार की स्थापना। उससे संबंधित ये सारे फैक्ट हैं जो हमने देखे हैं। अब हम 1871 के बाद आगे क्या होता है इसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम सीधे ये समझें कि अभी तक जो ये जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं वो कहाँ पर अधिकतर दिख रही हैं? वो कुमाऊं के रीजन में देखने को मिल रही हैं, चाहे 1857 की क्रांति हो या 1870-71 का जो राजनीतिक स्तर, सामाजिक स्तर पर जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे थे वो हमने जो देखे वो सब कुछ कुमाऊं वाले रीजन में हुआ है। अब जो गढ़वाल का पोर्शन था वहाँ पर क्या देखने को मिला था, अब थोड़ा सा वो भी हम देख सकते हैं। तो ये बात हो रही है 1870-80 के आसपास की, मतलब 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हम देख रहे हैं। तो ये हमारा जो पोर्शन है वो है 19th सेंचुरी या पोस्ट 19th सेंचुरी में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसको हमने यहाँ पर समझा है। अब इसके बाद हम देखेंगे गढ़वाल के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं हुई थी। तो अब हम देखेंगे कि 19th सेंचुरी में 19th सेंचुरी के उत्तरार्ध में गढ़वाल, और गढ़वाल में भी मुख्य रूप से देहरादून के भाग में जो एक राजनीतिक चेतना जागृत हुई वो क्या थी? तो
अभी तक जो हमने पोर्शन देखे वो कुमाऊं के क्षेत्र से संबंधित थे। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है कि जो उस समय 19th सेंचुरी, पोस्ट 19th सेंचुरी की जो गढ़वाल का पोर्शन था, देहरादून का इलाका था, वहाँ पर किस तरीके के ब्रिटिशर्स के विरुद्ध एक अभियान देखने को मिले थे। लेकिन वहाँ पर हम देखेंगे तो मुख्य रूप से पहले जो एक तरीके से परिवर्तन की जो आवाज़ थी वो आर्य समाज के द्वारा हरिद्वार के रीजन में दिखाई दी। तो हरिद्वार में, या हम कह सकते हैं इस क्षेत्र में, एक राजनैतिक चेतना, या हम कह सकते हैं धार्मिक चेतना आर्य समाज के द्वारा जागृत की गई थी। अब आर्य समाज दयानंद सरस्वती का एक संस्था थी जिसमें उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वो 1897 में हरिद्वार के क्षेत्र में आए थे और उन्होंने एक संगठन है पाखंड 1857 का ये जो संगठन था जिसमें उन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई, जिसमें उन्होंने कई तरह के जो धार्मिक कर्मकांड थे उनका विरोध किया। लेकिन इसके साथ साथ जो ईसाई धर्म का प्रसार यहाँ पर बहुत अधिक हुआ था। कहाँ पर? ये जो गढ़वाल का पोर्शन था, यहाँ पर हम देखेंगे कि ईसाई धर्म, ईसाई और इस्लाम का प्रसार अपने चरम पर हो गया था। तो आर्य समाज के रूप में राजनीतिक और धार्मिक चेतना जो जागृत की गई वो हरिद्वार में 1857 में की गई, और पाखंड खंडनी पताका जो थी वो दयानंद सरस्वती के द्वारा फहराई गई। दूसरा, इनसे मिलने के लिए भी उस समय जो देहरादून का पोर्शन था वहाँ के जो महत्वपूर्ण लोग थे वो गए थे, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ लोग थे जैसे कि नारायण दास जैसे लोग इनसे मिलने गए, दयानंद सरस्वती से मिलने गए, उनके भाषणों को सुना, और जिस तरीके से इस क्षेत्र में व्यापक धर्म परिवर्तन हो रहा था, कई लोग हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम और ईसाईयत को अपना रहे थे, तो उन धर्म परिवर्तनों को रोकने की कोशिश दयानंद सरस्वती ने करी। और इसी के प्रभाव से लोगों ने समझा कि इस जो ईसाई धर्म है, एक तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, वो इन क्षेत्रों में लोगों के धर्म को परिवर्तित कराकर उनको ब्रिटिशर्स के प्रति एक अच्छी उनकी स्वामी भक्ति के भाव को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में जो धार्मिक एक तरीके से परिवर्तन की कोशिश हुई, जो धार्मिक चेतना जागृत की, तो वही धार्मिक चेतना ने राजनीतिक चेतना को भी समर्थन दिया। तो एक पॉइंट तो ये हो गया इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ 19th सेंचुरी का। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इनसे जुड़ा हुआ वो है रास बिहारी बोस का। तो देखें, दो तरह से रास्ते चुने गए ब्रिटिशर्स के विरुद्ध। एक रास्ता जो था वो राजनीतिक संगठनों के माध्यम से वाद प्रतिवाद, एक तरह से प्रदर्शन और मांग रखना, इस तरह की चीज़ों को जो था
उस रास्ते को चुना गया। पार्टियां बनाई गई, अखिल राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। दूसरा जो तरीका था वो था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तलवार और बंदूक के बल पर भारत को अपने कूटनीतिक चालों के माध्यम से भारत को गुलाम बनाया था, तो एक वर्ग ये भी था जो ये देख रहा था कि अब इनको भगाना है तो इनको भी इन्हीं की भाषा में समझाना होगा। तो वो जो वर्ग था वो क्रांतिकारियों का था। तो उसी में से एक क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जो थे वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में एक उसके कर्मचारी हुआ करते थे, जिन्होंने 1911 में दिल्ली जाकर लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, लेकिन ये बच गया, लॉर्ड हार्डिंग बच गया और रास बिहारी बोस वहाँ से बच के बाहर निकले और बाद में देहरादून ही पहुँचे। लेकिन जब उनको लगा कि वो यहाँ पकड़ लिए जाएंगे तो फिर वो यहाँ से चले गए। तो यहाँ पर जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थीं वो चलती थीं उस समय इन्हीं लोगों के नेतृत्व में। वहाँ पर एक टैगोर हाउस हुआ करता था, टैगोर हाउस, वहाँ पर ये घटनाक्रम होते थे। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ एक तरफ कुमाऊं में थोड़ा पहले से राजनीतिक चेतना जागृत होनी शुरू हो गई थी, अब यहाँ पर जो है वो खासतौर से 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के शुरुआत में जो गढ़वाल का पोर्शन था, वहाँ पर ये सारे हमें जो घटनाक्रम हैं वो दिखाई देते हैं। तो यही कुछ हमारे पास महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे इनको समझने के लिए। अब हम यहाँ से आगे की तरफ देखेंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में किस तरह के परिवर्तन हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हमने देखा है कि अभी तक 19वीं सदी का जो राजनीतिक घटनाक्रम था, संघर्ष था, स्वाधीनता संग्राम था, उसमें उत्तराखंड के क्षेत्र से किस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया गया था। अब हम सीधे 20वीं सदी 20th सेंचुरी में देखेंगे। 20th सेंचुरी में जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो क्या था और उसमें उत्तराखंड की भूमिका क्या थी। तो ये जो राष्ट्रीय आंदोलन उत्तराखंड की भूमिका है, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो जुड़ता है 1903 का। ये 1903 का जो वर्ष है वो इस मामले में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि अब जो है उत्तराखंड की राजनीति में बहुत दिग्गज लोगों का आगमन अब इस 20वीं सदी की शुरुआत में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम देख लेंगे कि
सबसे पहले 1903 में अल्मोड़ा में हरगोविंद पंत तथा गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के नेतृत्व में हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी। कब? 1903 में। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। और वो जो दो बहुत बड़ी महान विभूतियाँ थीं उत्तराखंड की, हरगोविंद पंत और गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में की गई थी। गोविंद वल्लभ पंत, जिनको भारत रत्न भी दिया गया है और ये भारत के गृह मंत्री भी थे बाद में, स्वतंत्र जब भारत हुआ तो। और इसके अलावा ये संयुक्त प्रांत के पहले, हम कह सकते हैं, चीफ मिनिस्टर भी हुआ करते थे। तो जो बाद में उत्तर प्रदेश बना, तो ये 1937 में भी जो पहला मंत्रिमंडल गठित किया गया था उसमें भी थे संयुक्त प्रांत के, और फिर जब 1950 के बाद की जो स्थिति थी उसमें भी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। 20वीं सदी की शुरुआत में उत्तराखंड के राजनीतिक आंदोलनों को दिशा देने वाले महान विभूतियों में से एक गोविंद वल्लभ पंत, जिन्होंने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। कब? 1903 में। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि उत्तराखंड में कुल मिलाकर अगर हम देखा जाएगा कि अब 1905 से लेकर 1911 तक का जो समय था, इसमें कुछ ज़्यादा राजनैतिक घटनाक्रम नहीं देखने को मिलता है। तो बहुत ज़्यादा इस समय अब राजनीतिक घटनाक्रम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर से 1916 के आसपास पुनः एक बार जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो अपने चरम पर पहुंच जाएगा और यहीं से राष्ट्रीय आंदोलनों में गांधी युग की शुरुआत होगी। तो उसको अभी हम अलग से अपने किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी हम गांधी और उनका उत्तराखंड आना जो आगमन था उसको थोड़ा उसको बाईपास करते हुए हम आगे की चीज़ों को देखते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1905 से 1911 तक कुछ ज़्यादा राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है 1916 में ये जो टाइम है यहाँ पर एक होम रूल आंदोलन की शुरुआत होती है और इस होम रूल आंदोलन के दो रूप राष्ट्रीय स्तर पर दिखते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर दो रूप दिखते हैं। एक जो है उसका संचालन बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में होता है और दूसरा एनी बेसेंट के रूप में होता है। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत करी वो अप्रैल 1916 में करी और एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन था वो अप्रैल 1916 और इनका सितंबर 1916 में इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। तो राष्ट्रीय स्तर पर ये दो आंदोलन होते हैं, बाल गंगाधर तिलक का और दूसरा एनी बेसेंट का सितंबर 1916 में। लेकिन हम ये समझेंगे कि उत्तराखंड में भी इसी आंदोलन से प्रेरित होकर
उत्तराखंड में इसी आंदोलन से प्रेरित होकर उत्तराखंड में भी होम रूल आंदोलन की शुरुआत होती है और ये शुरुआत करने का जो कार्य होता है वो जिन लोगों पर होता है, जिनके द्वारा ये आंदोलन शुरू होता है, उसमें मुख्य रूप से मोहन जोशी, चिरंजी लाल और हेमचंद्र तथा बद्रीदत्त पांडे जैसे लोग रहते हैं। तो ये नाम लिखे जा सकते हैं, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी, चिरंजी लाल, ये तीन नाम बद्रीदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी, चिरंजी लाल और इसके साथ साथ एक नाम और हेमचंद्र जैसे लोग जिन्होंने इस होम रूल आंदोलन की बुनियाद कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थापित करी। और ये जो स्थापना हुई वो अल्मोड़ा में हुई थी, अल्मोड़ा में। और इस तरीके से उसका थोड़ा जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन था वो बाल गंगाधर तिलक का था और एनी बेसेंट ने बाद में इस आंदोलन की रूपरेखा रखी थी। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना है कि बीडी पांडे, विक्टर मोहन जोशी, चिरंजी लाल जैसे लोगों ने उत्तराखंड में जिस होम रूल आंदोलन की स्थापना करी थी वो एनी बेसेंट के होम रूल से प्रभावित नहीं था। वो जो था वो मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक के आंदोलन से, होम रूल आंदोलन से प्रेरित था। क्यों? क्योंकि ये जो बद्रीदत्त पांडे थे, जिनको कुमाऊं केसरी कहा जाता है, वो बहुत हद तक जो था वो राष्ट्रीय स्तर के नेता बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे। ये पहली बार 1905 में बाल गंगाधर तिलक से मिले थे लखनऊ अधिवेशन में। बाद में ये फिर पुनः कलकत्ता अधिवेशन में मिले और ये कुल मिलाकर इनसे 4 बार मिले थे। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बद्रीदत्त पांडे बाल गंगाधर तिलक से कितनी बार मिले थे? तो 4 बार मिले थे और उन्होंने ऐसा माना था कि उन्होंने इस प्रकार 4 धाम की यात्रा मानो पूरी कर ली हो। तो ये प्रभाव था बाल गंगाधर तिलक का बद्रीदत्त पांडे के ऊपर। तो अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 20वीं सेंचुरी आते आते जो राष्ट्रीय आंदोलनों में जो महत्वपूर्ण नाम उत्तराखंड से दिखाई देते हैं, अब उनका पदार्पण भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक स्तर पर होने लगा है। तो वो जो स्वरूप था ब्रिटिशर्स के प्रारंभिक समय में, जब कुमाऊं की जो जनता थी वो ब्रिटिश के शासन को अच्छा मानती थी, अब उनको भी समझ में आने लगा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका जो निजी हित है वही सर्वोपरि है और अब उनके विरुद्ध एक राजनीतिक चेतना यहाँ पर जागृत होने लगी। इसके अलावा भी इसी समय पर कुछ दूसरे भी घटनाक्रम हुए थे, उनको हम देखते हैं। तो हमें पता है कि इससे पहले, इसको हम अलग से देखेंगे, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। तो इसकी अलग अलग अधिवेशनों में, जो अगले वर्ष का अधिवेशन हुआ था 1886 का, ये अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन में उत्तराखंड से जाने वाले 2 व्यक्ति थे जो पूछे जा सकते हैं उनके नाम। तो उसमें से एक का नाम हम बता सकते हैं कि उत्तराखंड से जाने वाले व्यक्ति
उत्तराखंड से जाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? तो वो थे ज्वाला दत्त जोशी। ये नाम पूछा जा सकता है, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है और इसको हमें समझते हुए आगे बढ़ना है। तो अभी तक हमने जो चीज़ें थी वो होम रूल आंदोलन तक की पढ़ी थी, और अब हम धीरे से जो चीज़ें हैं वो जो देखेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है इस हिसाब से कि उसने राष्ट्रीय आंदोलनों को एक बहुत अच्छी दिशा दी उत्तराखंड में। पहली चीज़ तो ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही एक स्थापना हम देखेंगे अल्मोड़ा कांग्रेस के रूप में। अल्मोड़ा कांग्रेस के रूप में 1912 में की गई थी। तो ये दोनों तिथियां जरूरी हैं। 1912 ज्वाला दत्त जोशी, जिनका 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में जाना, और फिर बाद में 1912 में कुमाऊं में जो था वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी। अभी जो हमने ये देखा कि जो होम रूल आंदोलन था, होम रूल आंदोलन जो था, जो अभी हमने देखा था, जिसकी स्थापना बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल, विक्टर मोहन जोशी जैसे लोगों के द्वारा की गई थी, इसकी एक शाखा थी। इसकी शाखा गढ़वाल के हिस्से में जिसने खोली, उसका नाम था विचारानंद सरस्वती। तो होम रूल आंदोलन की जो एक शाखा है जो गढ़वाल के पोर्शन में खोली गई, तो उस शाखा को खोलने का जो काम था वो विचारानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो इतनी सारी चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं। लगभग हमने 1915 तक का पोर्शन कंप्लीट किया है, लेकिन हमने इसमें गांधी के आगमन वाले सेगमेंट को बाईपास करते हुए हम थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं, और आज के इसमें हमारा जो लास्ट सेगमेंट होगा इसी स्वाधीनता संघर्ष में, कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि अब एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन कुमाऊं परिषद की बात होगी। कुमाऊं परिषद जिसकी स्थापना 1916 में की और ये 1926 तक ये संगठन बना रहा था। तो अब बात होगी कुमाऊं के में निर्मित होने वाले महत्वपूर्ण संगठन के रूप में कुमाऊं परिषद की। तो देखें, जो कुमाऊं परिषद है, कुमाऊं परिषद का अपना जो इतिहास है, इसके कई सारे अधिवेशन हैं, वो जो हैं वो कुल मिलाकर एक ऐसे इतिहास का नेतृत्व करते हैं जो अपने आप में उत्तराखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का, तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि कुमाऊं परिषद जैसा जो संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी, अल्मोड़ा में की गई थी। तो पहले हम समझेंगे कि इसकी स्थापना 1916 में अल्मोड़ा में की गई थी। तो ये जो स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद का, तो इसके संबंध में ये है कि ये सबसे महत्वपूर्ण संगठन हुआ करता था, क्योंकि अगर हम 1916 से लेकर 1926 तक का उत्तराखंड में राजनैतिक आंदोलन का इतिहास देखें
तो वो जो राजनीतिक आंदोलन का इतिहास है वो अपने आप में मुख्य रूप से इसी कुमाऊं परिषद का इतिहास ही बनता है। तो 1916 से 1926 तक जो कुमाऊं परिषद का अपना जो कार्यक्रम था राजनीतिक घटनाक्रम को संचालित करने का, वही जो इतिहास है वही उत्तराखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है, लगभग एक दशक का, 1916 से लेकर 1926 तक का। तो इसी को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो कुमाऊं परिषद थी, इस कुमाऊं परिषद ने मुख्य रूप से क्या काम करा कि उत्तराखंड में इसने राजनैतिक चेतना जागृत करने का काम किया। दूसरा, सामाजिक पिछड़ेपन प्लस यहाँ पर जो कुप्रथाएं जैसे कि कुली बेगार की जो प्रथा थी उसको राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक पहुंचाया। तो इस तरह के काम जो थे राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, वो इस कुमाऊं परिषद ने किए थे। इस कुमाऊं परिषद की स्थापना और इसका स्थापना काल जो था वो 1916 होता था। तो ये जो कुमाऊं परिषद है वो बहुत महत्वपूर्ण संगठन है और इससे जुड़े हुए तमाम जो हमारे पास जो इसके अधिवेशन रहे हैं उनको भी हमें देखना है। तो वो वाला जो पोर्शन होगा वो हम अपने एक तरीके से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसी में हम उत्तराखंड में गांधी के जो विभिन्न आगमन हुए थे, जो टाइम था, वो भी हम कवर करेंगे। तो कुमाऊं परिषद से संबंधित जो एक बहुत छोटी सी जानकारी थी वो यहाँ पर दी गई है। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे फैक्ट्स बताए हैं। तो अभी तक हमने उत्तराखंड के इस सेगमेंट के अंतर्गत हमने 1857 से लेकर तकरीबन 1915-16 तक के जो उत्तराखंड रहा है, जहाँ पर कई तरह के घटनाएं हमें देखने को मिली हैं, उसको हमने परीक्षा के दृष्टिकोण से कंप्लीट करा है। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में यहीं से इन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।